एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट का पेपर क्वालिफाई किया, वो भी पेपर 2 का। और अपने पेपर 1 में मैंने किस तरह से नंबर इम्प्रूव किए। तो मैंने पेपर 1 पेपर 2 कब कब दिए थे और मेरा क्या रिज़ल्ट रहा, सब्जेक्ट वाइज मेरे कितने मार्क्स आए थे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप मेरा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप भी सेल्फ स्टडी के साथ अपना पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सीटेट का आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आज मैं जो भी आपको बताने वाली हूँ, कोई भी तरीका बताऊँगी या टिप्स बताऊँगी या कोई स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, तो वो सब कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी। यानी कि मैंने अपने सीटेट की प्रिपरेशन के समय जो जो भी ट्राई किया था, कुछ पॉजिटिव रहा, कुछ नेगेटिव रहा, तो वो सारे चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मेरी जर्नी थी और ये मैंने स्ट्रैटेजीज ट्राई की। आई होप कि इनमें से स्ट्रैटेजीज आपको भी हेल्पफुल रहेगी और आप भी अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपना समय बचाना है। यस, जिस तरह से हम मनी सेव करते हैं उसी तरह से आज से, अभी से, जब आप ये वीडियो देखेंगे तब से लेके आपके एग्ज़ाम होने तक, एग्ज़ाम देने तक, आपको ये चीज़ रूल बना के रखनी है कि आपको अपना समय बचाना है। सेव योर टाइम, ये सबसे बड़ी चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर करना चाहूँ कि जैसे कि गृहिणियाँ हैं जिनको घर का काम भी करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, तो आप रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा हर चीज़ मत करिए। किसी दिन पोछा लगाइए, किसी दिन मत लगाइए। उस दिन का आपका समय बचेगा, उसको आप अपनी स्टडी में लगाइए। इस तरीके से जैसे जो लोग जॉब करते हैं तो उनके लिए पढ़ना और समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जिनको घर आने में अपने जॉब से 1 या 2 घंटे लगते हैं, तो आधा घंटा आप रेस्ट करके, आधा घंटा ट्रेन में है, बस में, अगर आपको सीट मिलती है तो आप देख सकते हैं अपना जो भी आपने कल पढ़ा था उसकी रिवीजन कर सकते हैं। आप कुछ भी हल्का फुल्का देख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा थकान भी नहीं महसूस होगी और एक बार एक रिवीजन भी हो जाएगी। इस तरीके से आप उसको सेव कर सकते हैं अपना टाइम। तो जिसका भी जो जैसा भी जोनर होगा उस हिसाब से आपको अपना टाइम सबसे पहले सेव करना है, क्योंकि यही टाइम आपको स्टडी में लगाना है और यही स्टडी में लगाया हुआ टाइम आपका रिजल्ट दिलाएगा, 101% दिलाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट पे। मेरा फर्स्ट पॉइंट है हार्ड एंड फास्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट रूल कहने का मतलब है कि अगर किसी ने भी आपको कुछ बता दिया है, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे कोई मोटिवेटर हो, चाहे आप मेरी बात सुन रहे हैं, किसी की भी सुन रहे हैं, तो उनका बताया हुआ हर एक पॉइंट बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं भी जब अपनी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट किया था, मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि एनसीईआरटी की बुक आप इन सर से पढ़ लीजिए यूट्यूब पे, और वो बहुत अच्छी समरी सिखाते हैं, वो आपको पूरा कवर कर देंगे। मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी की 6th क्लास का हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ लिया था, फिर मैंने उनको फॉलो किया था। मगर ट्रस्ट मी, वो जिन्होंने बताया था वो सीटेट क्वालिफाइड हैं, बीपीएससी भी उनका निकल गया है, जॉब कर रही हैं उन्हीं टीचर से पढ़ के, लेकिन मुझे उन टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में समझाया था। काफ़ी बच्चे थे, लाखों में बच्चे थे जो समझ रहे थे, जिनको समझ में, पर पता नहीं मुझे ही समझ में उनका नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरी बार कोशिश करी 4-4 घंटे की उनकी मैराथन पढ़ने की, मेरे पूरे सर में दर्द हो गया और मैं लास्ट टाइम फिर छोड़ के, फिर लास्ट टाइम में भी कोशिश किया कि शायद अब मुझे समझ में आ जाए, क्या पता मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ रही थी। तो सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में मैंने उनकी वीडियो देखी, पढ़नी शुरू की कि फ्री माइंड से पढ़ूंगी, शायद ज़्यादा समझ में, लेकिन मुझे लास्ट टाइम 3rd टाइम पे भी उनका समझ में नहीं आया। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपको उसने बोल दिया कि इस टीचर से पढ़िए तो आपको उसी टीचर से पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए, चाहे आपका उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, तो आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, बाकी आपको तरीके फॉलो करने हैं, लेकिन आपको खुद चूज़ करना है कि कौन से टीचर से आपको समझ में आ रहा है। जो भी टीचर है या जो भी आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको देखिए कि उसको अपनी लाइफ में लाने पे, उसको ट्राई करने के बाद आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, नंबर्स में, आपके अंडरस्टैंडिंग में, एग्ज़ाम के पैटर्न से उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो उसे रोक दीजिए, कोई दूसरा मेथड ट्राई कीजिए। तो लेकिन उन्हीं जो यूट्यूब
के जो चैनल है उनसे मैंने दूसरे टीचर से पढ़ना चाहा कि मैं देखती हूँ कि मुझे दूसरे का भी समझ में आ रहा है या मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम। बट मैंने दूसरे टीचर से मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, फिर एक और टीचर थे उन्हीं के चैनल पर उनसे पॉलिटी पढ़ी और बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया मेरे को। मुझे ज्योग्राफी में काफ़ी डर लगता था, लेकिन उन टीचर से पढ़ने के बाद मुझे ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मैं अब हमेशा ज्योग्राफी ही पढ़ना चाहती हूँ। और पॉलिटी तो एक बार उन सर ने जो पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने पॉलिटी सीटेट के एक बार पॉलिटी उन्हीं की पढ़ाई हुई पढ़ी और मैंने एग्ज़ाम दे दिया और मेरे उसमें मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो इसी तरह से आपको भी अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज चूज़ करनी है, टीचर्स चूज़ करने हैं, नोट्स चूज़ करने हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट दे सके। और ये हो गया नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि उस लेडी ने ये बोला था कि वो मॉर्निंग में पढ़ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ उसे काफ़ी ज़्यादा याद रहता है। सुबह का टाइम होता है तो ज़्यादा चीज़ें कैप्चर होती है। मैं बेसिकली नाइट पर्सन थी, मैं लेट नाइट पढ़ती थी, लेकिन मैंने उसकी बात सुनी और मैंने मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं मॉर्निंग में जब पढ़ती थी तो वो जो NCERT की बुक्स मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ती थी और वो एग्ज़ाम टाइम में मुझे उसका रिज़ल्ट दिखाई दिया कि मुझे बहुत सारी NCERT की बुक्स की लाइन बाय लाइन चीज़ें एकदम याद थी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने वापस से रिवीजन करी भी नहीं थी मैराथन में, लेकिन वो एग्ज़ाम में आई। जैसे जब्त प्रणाली, वो मैंने दोबारा नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री में रिपीट नहीं किया था, लेकिन वो मुझे एग्ज़ाम में याद रहा क्योंकि मैंने NCERT की बुक पढ़ रखी थी। और एक शिखर वाला क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में, वो भी मैंने NCERT पढ़ी थी। और NCERT जनरली मैंने सुबह ही सारी पढ़ी थी, तो वो मुझे मॉर्निंग में पढ़ना फ़ायदेमंद रहा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा उनके बताने का। आपको अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव करना होगा और अपने हिसाब से उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना होगा। सेकेंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार आपको एक पैटर्न बना के पढ़ाई करनी ही होगी। मैं मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है। सीटेट का एग्ज़ाम इजी होता है, फिर भी उसके बावजूद आप मान लेंगे 4 लाख में से कम 1 लाख बच्चे ही क्वालिफाई हुए, स्पेशली पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में तो थोड़े बहुत फिर भी और अच्छे था रिजल्ट, लेकिन इतना भी नहीं था कि 4 लाख में से 3.5 लाख बच्चे पास हो जाए। अगर इतना इजी पेपर है तो ऐसा रिजल्ट आना चाहिए था। 86% बच्चे फेल हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर इतने ईजी होने के बावजूद इतने बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। फिर तो पास हो जाना चाहिए ना बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि NCERT आंसर की गलत देता है, 10 से 15 आंसर उसने गलत दिए, तो मान लीजिए 10 से 15 आंसर उसने गलत दिए। 15 के हिसाब से अगर मैं मानती हूँ तो 135 में से आपको 90 नंबर लाने थे, लेकिन वो भी बच्चे नहीं ला पाए। तो कहीं ना कुछ तो लैक हुआ है। तो हमें इतना भी ईजी समझ के इस एग्ज़ाम को नहीं चलना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 15 दिन में मैराथन करके पास हो जाते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को वीडियो पे ध्यान नहीं देना। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है दोस्तों, तो जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ उन पॉइंट को आपको डे 1 से फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि डे 1 से फॉलो करते करते लास्ट के एग्ज़ाम जब आप देंगे और जब निकलेंगे तो 101% आप पास हो जाएंगे सीटेट। 90 ही नहीं 100+ आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही, क्योंकि बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको आकर वापस से इसी वीडियो में कमेंट करना है कि हाँ आपने ऐसा बोला था और ऐसा हमने फॉलो किया और हमारे ये रिजल्ट आया। तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आज से अभी से इस वीडियो को देखने के बाद से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आप रोज के स्टार्टिंग में 4-4 घंटे 6-6 घंटे मत पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 घंटा, आप एक दिन के 2 घंटा आपको देना ही देना है अभी से, क्योंकि अभी तो 3 या 4 महीने हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। मोस्ट प्रोबेबली शायद जनवरी में एग्ज़ाम होगा इसका। तो आपको आज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा या 3 घंटा आपको 100% आपको देना ही देना है। धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम आएगा, समय नज़दीक आएगा, आप अपना ये टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। 3 घंटा कर सकते हैं, 4 घंटा कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है पढ़ने की तो 6 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज से अभी से कम आपको हर दिन 2 घंटा देना है। आप कुछ भी पढ़िए उस 2 घंटे में, चाहे आप एक दिन में सिर्फ CDP पढ़िए 2 घंटे, या मैथ्स ही पढ़िए, या SST पढ़िए, या EVS ही पढ़िए, या इंग्लिश ही पढ़िए, लेकिन 2 घंटा देना है। कम से कम 15 दिन तक ये स्टार्ट करना है। उसके बाद 15 दिन के बाद आपको अपनी ये टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करनी है, 3 घंटा बढ़ा सकते हैं, फिर 1 या 2 महीने बाद 4 घंटा। आप इस हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। सोचिए मत ज़्यादा, बस ये वीडियो देखिए, उठिए और
स्टार्ट कर दीजिए, किताब निकालिए, बस पढ़ने लग जाइए। ज़्यादा सोचिए मत, समझिए मत। मोटिवेशन ज़्यादा लेने वाले लोग मोटिवेशन लेते ही रह जाते हैं, और जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी लेके बैठ भी जाते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी है। आपको 15 दिन लास्ट के इंतजार नहीं करना, पूरे दिन हर दिन आपको पढ़ना है, 2 घंटा कम से कम पढ़ना ही है। और सिर्फ किताब लेके नहीं पढ़नी, बल्कि एक टॉपिक कंप्लीट करना है, 1 दिन में या 2 दिन में। तीसरा पॉइंट है टारगेट हाई रखना है। आपने वो तो सुना ही होगा कि चांद की ख्वाहिश रखो तो तारे तो मिल ही जाते हैं। बिल्कुल 100% ये बात प्रूफ होती है। ये चीज़ मैंने अपने इस एग्ज़ाम में ट्राई किया था। मैंने जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था अपना पेपर 1 के लिए, तो मैंने उस टाइम 90 का ही टारगेट रखा था कि 90 पे पास होते, अच्छा मुझे 90 ही लाने, 90 लाने। और मेरे रिज़ल्ट में 88 नंबर आए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हालांकि मैं क्वालिफाई थी ओबीसी से, लेकिन मुझे जनरल कैटेगरी से होना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वही मैंने अब इस बार सोच लिया, नेक्स्ट टाइम में जब मैं पेपर 2 देने वाली थी, कि इस बार मैं टारगेट हाई रखूँगी। और इस बार मैंने टारगेट 110 का रखा था, मतलब 110 नंबर तक का रखा था। और मेरे ऑब्वियस बात है, आपको रिजल्ट पता है, 108 नंबर आए थे। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट हाई रखना है, 100 के ऊपर रखना। आपको 90 नंबर नहीं लाने हैं, आपको 100 से ऊपर नंबर लाने हैं। कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 110 का टारगेट रखना है, कि आपको 110 नंबर लाने हैं। उसके लिए सबसे और एक बेटर तरीका है कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट है, पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, जो भी है, सबके सेपरेट एक पेज ले लीजिए। और उस पेज में अपने सारे सब्जेक्ट, पेपर 1 का लिखिए, पेपर 2 का लिखिए। पेपर 1 में आप कितने नंबर चाहते हैं, पेपर 2 में आप कितने नंबर चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट में। जैसे 30 में से आप सीडीपी कितने ला सकते हैं, 28 ला सकते हैं, 25 ला सकते हैं, वो लिखना है। इंग्लिश में कितने ला सकते हैं, मैथ्स में कितने ला सकते हैं। इस तरह से आपको नंबर लिखने हैं बाकायदा। सीडीपी 28, उसको लिख के अपने सामने रखना है। और टोटल फाइनल मार्क्स आपके इतने आने चाहिए, उसको जोड़ने के बाद जो भी आपने काउंटिंग किया है, जैसे 110 किया है तो आपके नंबर टोटल 110 आने चाहिए। 120 किया है तो आप इतना काउंटिंग कर लीजिए सब सारी जगह कि टोटल करने पे आपका लास्ट में 120 आए। ये आपको करके रखना है। आप चाहे एक पेज पे कर लीजिए, एक पर्ची पे बना के कर लीजिए, और उसको अपने सामने रखिए हमेशा। ऐसे स्टडी टेबल पे जहाँ आप पढ़ने बैठ रहे हैं, वो आपको हमेशा दिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये मैनिफेस्ट करने का तरीका भी कह सकते हैं इसको। ये 100% प्रूफ होता है। आप ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, कि आप अगर आपने किया है ना कि 25 नंबर आए, तो जैसे 25 नहीं आएंगे, लेकिन उसके आसपास ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि इसमें आप ZPD ट्राई करना है। ZPD आपने लेवल का पढ़ा ही है, जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं उन्हें नहीं पता है कि आपकी जो काबिलियत है, कि मान लीजिए आपका मैथ्स वीक है, लेकिन आपने टारगेट क्या कर लिया, 30 में से 30। कभी वो पॉसिबल है? अगर आपका मैथ्स वीक ही है, शुरू से वीक है, आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, कितनी भी पढ़ लोगे, आपका 30 में से 30 नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेस ही कमज़ोर है। और अगर आप अपना बेस मजबूत करने चले ना, उसको 30 में से 30 लाने के लिए, तो क्या होगा, आपके बाकी सब्जेक्ट बिखर जाएंगे, उसमें नंबर कम आ जाएगा जो आपका मजबूत है सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मैंने, अगर मान लो मेरा मैथ्स वीक है, मैंने अपना टारगेट कर लिया कि मुझे 30 में से 25 नंबर लाने हैं, तो मैं मैथ्स पे मेहनत करूँगी। उसको भाई देखा है मैंने सामने, 25 नंबर लिखा, हाँ मुझे 25 नंबर तो लाने ही होंगे। टारगेट लिखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिख लिया और हो जाएगा। टारगेट वो जब आपके सामने रहेगा ना, आप रोज़ देखोगे, तो आप उसके हिसाब से देखना, ऑटोमेटिक धीरे 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 आप उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दोगे। मैथ्स में अगर मैंने 25 सोचा है, तो मैं 25 के हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दूंगी। लेकिन क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम पे मैं अपना, जैसे मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, हिंदी स्ट्रांग है, मैं उस पर मेहनत नहीं करूँगी, तो इसमें तो मेरे नंबर आ जाएंगे, लेकिन मेरे उस सब्जेक्ट में नंबर कम हो जाएंगे। तो हमें ऐसे नहीं करना। आपका जो भी जैसा सब्जेक्ट है, आपकी जो कैपेसिटी है और जितनी आप मेहनत करके ला सकते हैं, आपको अपना टारगेट उसी हिसाब से रखना होगा। जैसे कि मेरा हिंदी और इंग्लिश स्ट्रांग था, तो मैंने 25 नंबर तक रखा था अपना टारगेट, इसलिए क्योंकि 30 में से 30 किसी सब्जेक्ट में लाना मुश्किल है। पैराग्राफ कोई भी गलत हो सकता है, किसी भी पैराग्राफ के आंसर गलत हो सकते हैं। ये फैक्ट ध्यान में रखते हुए आपको अपना टारगेट बनाना है। ये नहीं सिर्फ लिख दिया, हाँ 30 में से 30 सीडीपी लोगों के आते हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो मैंने 30 में से 30 ले लिया। मैथ्स मेरी वीक है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकती, इसीलिए मैं मैथ्स को 20 नंबर लूँगी, 30 में से 20 नंबर, ताकि मेरे एटलीस्ट
कुछ कवर मैं कर सकूं। इस तरीके से आपको फैक्ट को ध्यान में रख के, अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख के, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलिजेंस और आप कितना और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं पढ़ने के बाद, वो सब ध्यान रख के आपको अपना टारगेट बनाना है। लेकिन थोड़ा सा ऊंचा टारगेट बनाना है, 100+ बनाना है। 100 से नीचे आपको टारगेट पॉइंट नहीं रखना है दोस्तों। आपको 90 नंबर नहीं लाने हैं, हमेशा याद रखिएगा सीटेट के एग्जाम के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मेरा 4th पॉइंट है प्रीवियस ईयर्स। यस, सभी लोग बोलते हैं और ये फैक्ट भी है कि प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से रिवीजन करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप पढ़ लो उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर करना, बट मैं कहूँगी कि आप अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आपने 2-3 बार अगर अपना एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपको तो पेपर का तो आइडिया होगा ही क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी। लेकिन इस बार आप क्या कीजिएगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, आप सबसे पहले थॉरली बैठ के अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे। जो भी है आपका, जो भी सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर पहले देखेंगे। 2 पेपर आप पहले देखिए। स्टार्टिंग में आप पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए अभी। सबसे पहले आप पिछले साल का जो भी प्रीवियस ईयर का, जैसे कि अभी इस साल 2 पेपर हुए हैं, 21 जनवरी को और 7 जुलाई को, तो इन दोनों का पेपर आप सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का बैठ के देखिए। आराम से क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर्स देखिए, फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर देखिए। इस तरीके से पढ़िए कि कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ना, फॉर एग्जांपल आज सीडीपी के, तो उसमें से 15 क्वेश्चन आपके दिमाग में याद रहने चाहिए, कुछ उसका टॉपिक याद रहना चाहिए। जैसे कि लेवार्स्की का कोई सिद्धांत अगर आता है पेपर में, तो आपको याद होना चाहिए कि वायस्की से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, कोहलबर्ग से अगर कोई क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन भले आपको याद ना हो बाद में, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि अच्छा ये राइटर था कोहलबर्ग, इससे क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आप जब प्रीवियस ईयर के करोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये इससे रिलेटेड राइटर आया था पेपर में, ये इससे रिलेटेड मैंने पढ़ा था कहीं। इसका बेनिफिट आपको ये होगा दोस्तों कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा कोहलबर्ग ये राइटर तो आया ही था, तो यानी कि इम्पॉर्टेंट है, मुझे इस पर थोड़ा सा फोर्स करते हुए पढ़ा। और जब आप पढ़ोगे ना, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन ही याद आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर किए थे और जब मैं वापस एनसीईआरटी पढ़ रही थी, तो मुझे अरे ये तो क्वेश्चन पेपर में ही आया है। तो क्या होता है ना कि जब उस पढ़ते टाइम ना आप थोड़ा सा एम्फेसाइज हो जाते हो, यानी कि आपका दिमाग ना थोड़ा जल्दी कैप्चर कर लेता है उस पॉइंट को, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आया था। और आपको तरीका भी पता चल जाता है कि अच्छा ये पूरा ओवरऑल है, तो इसको किस तरीके से पूछा गया है उसने। क्योंकि सीडीपी का पेपर जो है हमारे सीटेट में के एग्ज़ाम में, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछता है, आपकी समझदारी चेक करता है, आपका ओवरऑल कंसेप्ट चेक करता है। कोई थ्योरी नहीं है कि उसका पूछ लिया कि इस वाले राइटर के थ्योरी 1 में क्या था या थ्योरी 2 में था, नहीं, उसकी एक स्टोरी बना के पूछेगा, और वो तब याद होगा जब आपको ओवरऑल उसका पूरा कंसेप्ट पता होगा, और वो किस तरीके से पूछेगा उसका आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर करके। तो ये प्रीवियस ईयर का एक फ़ायदा होगा, आप पहले देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर भी ऐसे नहीं देखना है कि आप आज एक ही दिन में बैठे हैं सीडीपी कर रहे हैं, उसी दिन आप ईवीएस करने बैठ जाते हैं, फिर आप मैथ्स पे जंप करते हैं, इंग्लिश हिंदी पे, नो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आपको 21 जनवरी और 7 जुलाई का सीडीपी चेक कर लीजिए, एक के बाद एक, ठीक है, प्रीवियस ईयर के फिर 2, यानी कि एक दिन में आप सिर्फ सीडीपी के प्रीवियस ईयर करिए, जितना भी आप कर सकते हैं, 1 घंटे में या 2 घंटे में, जब तक आप बोर ना हो, जब तक पढ़ सकते हैं। 3 पेपर तक अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो ये स्कीमा है ना, स्कीमा तो हमें पढ़ ही रहते हैं, वो उसको ना आपका कॉन्सेप्ट जो है सीडीपी का कॉन्सेप्ट, वो एक तरह से ऑर्गेनाइज कर देगा आपके दिमाग में। अभी जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं, पता होगा कि नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि हमारा जो स्कीमा है वो चीज़ों को, मेमोरीज़ को ना ऑर्गेनाइज करता है। तो जब आप सीडीपी पढ़ेंगे उसी टाइम ईवीएस पढ़ेंगे, उसी टाइम मैथ्स पढ़ेंगे ना प्रीवियस करते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके दिमाग में, अरेंजमेंट ठीक से नहीं बनेगी। तो कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं याद रहेगी, ज़्यादातर ओवरऑल याद नहीं रहेगा। अगर आप सिर्फ एक दिन सीडीपी कीजिए, एक दिन ईवीएस कीजिए, एक दिन मैथ्स कीजिए, एक दिन आप एसएसटी कीजिए, जितना भी आप 2 या 3 घंटे में कर सकते हो, उससे क्या होगा ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मान लो 60 क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो 60 में से कम आपको 30 क्वेश्चन तो याद रहेंगे ना। 30 करेंगे तो उसमें से 15 या 10 याद रहेंगे, उसका कोई खास बेनिफिट होगा नहीं जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी 3 सेट के सीडीपी या किसी भी सब्जेक्ट का कर लिया है,
तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी लार्ज स्केल के सिलेबस में आपको क्वेश्चंस पता होंगे कि अच्छा इससे ये क्वेश्चन बन के ऐसा आया था। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे चल के पढ़ने में और उसको चीज़ को याद करने स्पेशली। मेन तो ये होता है कि पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, चीज़ें क्या होती है एग्ज़ाम टाइम पे भूल जाते हैं, एंड मौके पे भूल जाते हैं, एंड मौके पे इतना समय कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, फास्ट फास्ट लगाते हैं। तो जितनी चीज़ें आपको दिमाग में जितनी तेज और शार्प मेमोरी के साथ और स्ट्रॉन्ग मेमोरी के साथ याद रहेगी, आप वो फटाफट लगाते चले जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो ये तरीका बेस्ट है, आप इसको ट्राई करके 100% देखिएगा। इससे आपको सब्जेक्ट को, पॉइंट को, कंटेंट को याद करने में इजी रहेगा। और प्रीवियस ईयर तो ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस हर हाल में करनी ही करनी है। जब आप अभी स्टार्टिंग में तो 3 पेपर कीजिए, उसके बाद जैसे आप कंसेप्ट अपना क्लियर करते जाएंगे प्रीवियस ईयर करते चले जाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट में प्रीवियस ईयर के आते ही आते हैं। लास्ट पॉइंट यही है कि आपको एंड ऑफ द डे जब आप बेड पे सोने जाए, आपको ये देखना है कि आज आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा, कौन सा टॉपिक आपने कवर किया, आपने उसमें क्या पढ़ा, अपने माइंड में रिवीजन करते जाइए कि उसमें क्या क्या था और कितना आपको याद रहा। और याद करते टाइम आपको पता भी चल जाएगा कि क्या चीज़ आप भूल गए, तो अगले दिन आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं। और आपको खुद को ये एहसास दिलाना है कि आज मैंने अपनी उस ड्रीम के लिए, जो ड्रीम जॉब कह लो या अपना ड्रीम कह लो, अपना गोल कह लो, एग्ज़ाम कह लो, उसको पूरा करने में आज एक दिन मैंने कितना वक्त दिया, कितना समय दिया। दोस्तों, हम जिस चीज़ को जितना समय देते हैं ना, हमें उससे इनपुट उतना ही ज़्यादा मिलता है। आपको जो कुछ भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सीटेट का हो, आगे चल के आप बीपीएससी दे रहे हैं, जेटेट देंगे, यूपीएससी देंगे, कोई कुछ भी देगा, इतना समझ लीजिए कि आप उस चीज़ को जो आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसको कितना समय दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उसको आप कितनी ईजीली और कितने सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक है कि जिस चीज़ को आप जितना टाइम दोगे, आपको लाइफ में वही मिलेगा। आप अगर एक दिन का 1 घंटा देंगे किसी एग्ज़ाम को, अपने सपने को, अपने अचीवमेंट को, किसी जॉब को पाने के लिए, तो फिर आपको उसी हिसाब से मिलेगा। 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको 50-60 नंबर आएंगे, तो फिर सेटिस्फाई रहो कि भाई आप हम 1 घंटा पढ़े थे तो हमारे इतने नंबर आ गए। अगर आप वही कोई स्टूडेंट 1 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो 4 घंटे का कंसेप्ट ज़्यादा पढ़ रहा है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप सिर्फ समय व्यतीत कर रहे हैं कि हाँ मेरे को 4 घंटे पढ़ना बैठना है, अपना समय बिताना। नहीं, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि वो 4 घंटे क्या क्वालिटी वाली पढ़ाई करी आपने, कोई कंसेप्ट समझा, कोई पुराना कंसेप्ट आपने रिवीजन किया, कोई नया कंसेप्ट आपको समझ में आया, कुछ आइडिया आया कि आप उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या कोई एक टॉपिक है जो इस 4 घंटे में आपने पूरा कवर कर लिया। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी है। कि मान लो सीडीपी का आज मैं 2 घंटे बैठी हूँ और आज मुझे जीन-पियाजे ख़त्म करना है 2 घंटे के अंदर। तो अगर मैं 2 घंटे बैठी हूँ, मेरा जीन-पियाजे 2 घंटे में नहीं ख़त्म हुआ, तो मैं उसको 3 घंटे पढ़ा लूँगी, ठीक है। तो अब जो कि मुझे 2 घंटे ख़त्म करना था, ख़त्म नहीं हुआ, 3 घंटे बढ़ाया है मैंने, तो उसमें मैं ये करूँगी कि ठीक है, मुझे कंसेप्ट 2 घंटे में ख़त्म करना था बट मैं 3 घंटे में कर रही हूँ, तो मैं अगले 1 घंटे में उसकी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करूँगी ताकि मेरा उसका कवर हो सके, मेरा टाइम कवर हो। अब लग रहा है टाइम, तो एक्स्ट्रा टाइम में उसका प्रीवियस ईयर भी कर लूँ ताकि जो पढ़ा है मैंने वो उसकी रिवीजन भी हो जाए मेरे साथ साथ में। इस तरह से कुछ कुछ कंसेप्ट और स्ट्रैटेजी बना के आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं किसी चीज़ को समझने में, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम भी हो रही है। और थोड़ी देर में समझे हैं तो हो सकता है कि वो आप भूल भी जाएँ थोड़ा सा समझने में आपको, तो उसको पक्का करने के लिए आप उसी टाइम पे उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स उस टॉपिक के निकाल लीजिए। जीन-पियाजे MCQ ऐसे करके निकाल लीजिए। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो उस पर बताते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें से जीन-पियाजे का, LA का कोई होगा, वो आप लगातार प्रीवियस ईयर के लगाते चले जाएँ। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जिनको मैंने फॉलो किया था डे 1 से लेके एग्ज़ाम तक का। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज़ जिनको फॉलो करके मैंने अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और 100% आप अभी से ही इन टिप्स को, स्ट्रैटेजीज़ को अपनी माइंड में रख के इनको फॉलो करेंगे तो आपका अगला सीटेट का एग्ज़ाम आप जो देंगे, चाहे आप पहली बार देने जा रहे हैं, चाहे आप दूसरी या तीसरी बार देने जा रहे हैं,
इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। 90 नहीं बल्कि 100% नंबर आएंगे। मैं ये आपको लिख के कह रही हूँ। आपको 2 चीज़ें और ज़रूर करके रखनी है कि अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। किसी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। किसी कोई वीडियो देखने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि मोटिवेट होना है मुझे पढ़ने के लिए। खुद में मोटिवेशन रखिए, अपने में मोटिवेशन रखिए। भाई मैंने को एग्ज़ाम दिया है, मैंने को देना है, मेरे को पास करना ही है। तो ये इनर मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। जैसे प्यास लगती है तो हमेशा पानी 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 ढूंढते हैं ना, चाहे पी ही लेते हैं। जब प्यास नहीं होती है तो आप कितना ही उस आदमी को लेक्चर दे दो कि पानी जीवन है, पानी से सब कुछ होता है, पियो, वो नहीं पिएगा। पढ़ाई की प्यास रखिए, भूख रखिए, और ये अंदर आपके रहेगी ना तो आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही राह बना लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे, खुद ही सक्सेस भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। इनर मोटिवेशन रखना है, हमेशा अपना मोटिवेशन हाई रखना है अपने आप को, खुद को। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि हमेशा लगातार पढ़ते रहना है, हर दिन पढ़ते रहना। हाँ, कभी 3-4 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते अगर पढ़ के आप थोड़ा सा थक गए तो बीच में ब्रेक ले लीजिए, 1 दिन का, 2 दिन का, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये कंटिन्यूस करना है आपको, और आपको अपना टारगेट हाई रखना है। आप 100% सक्सेस होंगे, मेरा ये वादा है आपसे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आइएगा वापस आके बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।